हेलो एवरीवन, आज हम कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में। आज हम फर्दर क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू एंड द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सो लेट्स स्टार्ट। स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना किसी भी डैमेज से और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये क्या होता है? मेन फंक्शन होता है स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यूज का। स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कार्टिलेज एंड दी बोन। अगर हम बात करें कार्टिलेज की, so the cartilage consists a dense network of the collagen fibers and elastic fibers firmly embedded in the chondroitin sulfate, a gel-like component of the ground substance. कार्टिलेज किससे मिलकर बना होता है? कोलेजन फाइबर्स से। कार्टिलेज कंसिस्ट कोलेजन फाइबर्स, क्योंकि कार्टिलेज के अंदर कोलेजन फाइबर्स है, इसी वजह से जो कार्टिलेज है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। दीज कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द cartilage. Apart from the collagen fibers, the cartilage also consists a gel-like component, that is the chondroitin sulfate. जो कार्टिलेज है उसके पास एक chondroitin sulfate जेल लाइक कंपोनेंट होता है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू डिफरेंट टाइप के फाइबर्स, सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन सबसे मिलकर बनते हैं, प्रोटीन्स वगैरह। तो कार्टिलेज के ग्राउंड सब्सटेंस में chondroitin सल्फेट एक जेल लाइक कंपोनेंट होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? टू प्रोवाइड द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिलियंस टू द कार्टिलेज। कि जो chondroitin सल्फेट है वो कार्टिलेज को रेजिलिएंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। रेजिलिएंट प्रॉपर्टी मतलब अगर कार्टिलेज है, हम उसको ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो वो स्ट्रेचिंग के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है। तो टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन इज द रेजिलियंस। और ये रेजिलियंस प्रॉपर्टी किस वजह से होती है? chondroitin सल्फेट की वजह से। Apart from the collagen fiber and the chondroitin sulfate, the cartilage also has the elastic fibers. तो वो जो रेजिलिएंट प्रॉपर्टी है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, उसके लिए इलास्टिक फाइबर्स और chondroitin सल्फेट दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Now the cartilage can endure considerably more stress than the loose and the dense connective tissue. अगर हम लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को स्ट्रेच कर रहे हैं और वहीं हम उतना ही स्ट्रेच हम कार्टिलेज को कर रहे हैं, तो जो लूज और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उनकी ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा रेजिलिएंट प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास जितनी कार्टिलेज के पास होती है। सो द कार्टिलेज कैन बियर मोर स्ट्रेस देन द लूज एंड द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब जो कार्टिलेज है उसको स्ट्रेंथ किस वजह से मिल रही है? ड्यू टू द कोलेजन फाइबर्स। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द कार्टिलेज इज ड्यू टू इट्स कोलेजन फाइबर्स एंड इट्स रेजिलियंस इज ड्यू टू द chondroitin सल्फेट। chondroitin सल्फेट की वजह से क्या मिल रहा है कार्टिलेज को? रेजिलियंस, और कोलेजन फाइबर की वजह से स्ट्रेंथ। Now the cartilage has few cells and large quantity of the extracellular matrix. ये कार्टिलेज के अंदर सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सेल्स का जो नंबर होता है कार्टिलेज के अंदर वो कम होता है इन कंपैरिजन टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब कार्टिलेज के अंदर सेल्स होती हैं, लेकिन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज के अंदर? कार्टिलेज हैज द chondrocyte cells. There is cells of the mature cartilage are the chondrocyte cells that occur singly or in groups within lacunae. तो कार्टिलेज के अंदर बेसिकली क्या होती है? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं। अब ये जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ये कौन से सेल्स हैं? मैच्योर कार्टिलेज की सेल्स हैं। अगर मैच्योर कार्टिलेज की बजाय हमारे पास इमेच्योर कार्टिलेज होगा, तो इमेच्योर कार्टिलेज के अंदर कौन से सेल्स होंगी? कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल से डिफरेंशिएट होकर किस में कन्वर्ट होती हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। अभी कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? लेक्यूने के अंदर। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स आर फाउंड इन दी लेक्यूने। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है ये लेक्यूने के अंदर सिंगल भी मिल सकती है कि एक सेल भी हो सकती है, और एक से ज्यादा सेल्स ग्रुप्स में भी हमें लेक्यूने के अंदर देखने को मिल सकती है।
now differs from the other connective tissues not having nerves or blood vessels in its extracellular matrix। कि जो कार्टिलेज है वो बाकी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उन सबसे अलग है। कैसे? कि कार्टिलेज के पास कोई ब्लड वेसल्स और नर्व्स नहीं होती। कार्टिलेज डज नॉट हैव द सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। इसी वजह से अगर कार्टिलेज कहीं से ब्रेक डाउन हो जाता है या कहीं से वो टीयर हो जाता है तो वहां पर उसको हील होने में, उसको ठीक होने में, रिपेयर होने में टाइम लगता है। इट्स टेक मोर टाइम देन एनी अदर कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज द कार्टिलेज डज नॉट हैव blood vessels। Now the cartilage does not have a blood supply. Why? Because the cartilage secretes an anti-angiogenesis factor। कार्टिलेज एक एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर सीक्रेट करता है जो कि क्या करता है, ये फैक्टर ब्लड वेसल्स की ग्रोथ होने से रोकता है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, एनजीओ, एनजीओ मीन्स वेसल्स, एंजेनेसिस मतलब प्रोडक्शन। तो एंटी अगेंस्ट किसके, वेसल्स के अगेंस्ट ये प्रोड्यूस करता है क्या, एक फैक्टर, एक कंपोनेंट जो कि ब्लड वेसल्स की ग्रोथ नहीं होने देता। सो द कार्टिलेज डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स बिकॉज इट सीक्रेट्स एन एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर। Since cartilage has no blood supply, it heals poorly following an injury। अगर कहीं पर भी कोई भी चोट लग जाती है तो वहां पर उसको हील होने में बहुत टाइम लगता है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि कार्टिलेज के पास कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है। Cartilage is also a precursor to bone, forming almost the entire embryonic skeleton। जो एम्ब्रियोनिक स्केलेटन होता है वहां पे जो बोन्स होती हैं वो बहुत स्मॉल होती है और कार्टिलेज ज्यादा होता है उस टाइम पे एम्ब्रियोनिक स्केलेटन में। तो धीरे धीरे जैसे बर्थ होने के बाद डेवलपमेंट होती है बेबी की, तो वहां पे जो बोन है वो उनका साइज इंक्रीज होने लग जाता है, वो डेवलप होने लग जाती है। तो वहां पे जो कार्टिलेज है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, बोन से। सो दो बोन ग्रेजुअली रिप्लेसेस कार्टिलेज, धीरे धीरे डेवलपमेंट के दौरान जो बोन है वो क्या करती है, कार्टिलेज को रिप्लेस कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कार्टिलेज कंप्लीटली खत्म हो गया, सिर्फ बोन ही है। बर्थ के बाद भी इवन मतलब प्रॉपर जब डेवलपमेंट हो गई है, एडल्ट स्टेज में हम आ गए, तब भी कार्टिलेज रहता है। The cartilage persists after birth also as the growth plates within the bones। bones के अंदर growth plates के रूप में कार्टिलेज होता है और joints में भी कार्टिलेज होता है वहीं पे, जिसकी वजह से जो बोन्स की मूवमेंट होती है वो इजीली हो पाती है। और बोन्स के अंदर भी एज अ ग्रोथ प्लेट कार्टिलेज होता है जिसकी वजह से जो बोन्स है वो अपनी लेंथ इंक्रीज कर पाती है। कार्टिलेज ऑल्सो परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। पूरी लाइफ कार्टिलेज रहता है एज द lubricated articular surfaces of the most joints। joints के surfaces पे कार्टिलेज रहता है ताकि जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जॉइंट्स को, जॉइंट्स नहीं बोन्स को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और जिसकी वजह से मूवमेंट इजीली हो पाती है, स्मूथनेस आती है मूवमेंट के टाइम। एक दूसरे से फ्रिक्शन को कम करता है कार्टिलेज बोन्स के आपस में। दो बोन्स आपस में जॉइंट है तो उन दोनों बोन्स के आपस में फ्रिक्शन को कम करता है। सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द कार्टिलेज। कार्टिलेज तीन टाइप के होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड द इलास्टिक कार्टिलेज। सो फर्स्ट इज द हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज कंसिस्ट अ रेजिलिएंट जेल एज द ग्राउंड सब्सटेंस। जो हाइलिन कार्टिलेज का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसके अंदर रेजिलिएंट जेल होता है जिसकी वजह से वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। हाइलिन कार्टिलेज इज आल्सो मेड अप ऑफ द कोलेजन फाइबर्स। हाइलिन कार्टिलेज कोलेजन फाइबर से मिलकर बना तो है लेकिन हम इन कोलेजन फाइबर्स को ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। दीज कोलेजन फाइबर्स आर नॉट विजिबल विद द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। अब कौन से टाइप के सेल्स पाए जाते हैं कार्टिलेज के अंदर, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, चाहे फिर वो हाइलिन कार्टिलेज हो, फिब्रो कार्टिलेज हो या इलास्टिक कार्टिलेज हो, तीनों के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती हैं एंड दीज कॉन्ड्रोसाइट सेल्स आर फाउंड इन द लैक्यूने। ठीक है, अब लैक्यूने के चारों तरफ क्या होती है, एक लेयर होती है, दैट इज द लेयर ऑफ द पेरिकॉन्ड्रियम। ये लेयर फिब्रो कार्टिलेज के अंदर नहीं होती लेकिन इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर होती है और हाइलिन कार्टिलेज के अंदर भी, which surround the
lacunae. This perichondrium layer is present in the every type of the cartilage except the fibrocartilage and except the articular cartilage in the joints and cartilage by the epiphyseal plates were bone lengthened during the growth. तो जब बोन्स की जो लेंथ है होती है वो इंक्रीज होती है तो वहां पे बोन्स के अंदर कार्टिलेज होता है ऐसी एपिफाइजल प्लेट्स के रूप में, फिर धीरे धीरे उस कार्टिलेज को रिप्लेस होता है वो बोन से। तो उस वहां पे जो कार्टिलेज होता है वहां पे भी पेरिकोन्ड्रियम की लेयर नहीं होती, तो ये एक्सेप्शंस है। इनके अलावा जो पेरिकोन्ड्रियम की लेयर होती है वो हर टाइप के कार्टिलेज के अंदर होती है। So the hyaline cartilage has the resilient gel collagen fiber which provide the strength, but these are not visible under the ordinary microscopes. The cells are the chondrocyte cells which are found in the lacunae, and these lacunae is surrounded by the perichondria. This is the diagram of the hyaline cartilage. This is the microscopic view and this is a diagrammatic view. Here we can see these are the layers of the perichondrium layers. These are the cells and these cells are present within the lacunae. So this white portion is the lacunae and this contain the chondrocyte cells. This complete is the lacunae and this lacunae this white portion is the chondrocyte and this is the nucleus of the chondrocytes, as we can see it in enlarged view. Here this is complete a chondrocyte. This complete. Now this chondrocyte contain the two chondrocyte cells. This is complete lacunae. Sorry, this is complete is a lacunae. Now this lacunae contain two chondrocytes. Now these chondrocytes have their own nucleus. This white is a chondrocyte. This is a nucleus. This is again another chondrocyte. This is the nucleus of that chondrocyte. This is the lacunae with that contain the chondrocyte. This is the ground substance that contain the collagen fibers, but these collagen fibers are not visible under the microscope. So this is hyaline cartilage is found, this is found in the embryonic skeleton. So this is one location also where we can found the hyaline cartilage. So this hyaline cartilage is found in the embryonic skeleton. So the location of the hyaline cartilage includes the hyaline cartilage is the most abundant cartilage in the body. सबसे ज़्यादा cartilage जो body के अंदर पाया जाता है वो hyaline cartilage होता है, although it is the weakest type of the cartilage. ये सबसे weakest type का cartilage होता है, yet it is abundant in body. It is found at the ends of the long bones, anterior ends of the ribs, nose, parts of the larynx, trachea, bronchi, bronchial tubes, embryonic and the fetal skeleton. Embryonic skeleton में मिलता है hyaline cartilage, trachea में, larynx में, bronchi में. तो ये these are the different positions where the hyaline cartilage is found. Functions की बात करें तो main function क्या होता है? To provide support provide करना, protection provide करना, and it provide smooth surfaces for the movement of the joints. तो joints की movement के लिए ये smooth surfaces provide करता है, जिसके जैसे दो bones हैं वो movement कर रही है तो वो उनके बीच में smooth surface provide कर रहा है, friction को कम कर रहा है. It also provide flexibility and support and it is the weakest type of the cartilage. तीनों में से जो सबसे वीक टाइप का कार्टिलेज है among the three type of the cartilage, the hyaline cartilage is the weakest type. Next type is the fibrocartilage. The fibrocartilage also contain the chondrocyte cells. These chondrocyte cells are found in the lacunae. Now the fibrocartilage has the thick bundles of the collagen fibers within the extracellular matrix. Extracellular matrix के अंदर these are the collagen fibers which are clearly visible under the microscope. These are the collagen fibers which provide strength and these are present in the extracellular matrix. Fibrocartilage lacks the perichondrium. Fibrocartilage के अंदर perichondrium की वॉल नहीं होती. अब यहाँ पे भी कौन से टाइप के सेल्स हैं? कॉन्ड्रोसाइट सेल्स है. कहाँ पे प्रेजेंट है? लेक्यूने के अंदर. This is we can see this is complete the lacunae.
Now in this lacuna, this is the orange colored chondrocyte cells, and now this is dot like structure is the nucleus of that chondrocyte. We can see here also, this is the lacunae, this is the chondrocyte, and this is the nucleus of that chondrocyte cells. This is complete one lacunate contain the 3 chondrocyte cells. So these chondrocyte cells can be present in one as single or in groups also. The location of the fibrocartilage, this fibrocartilage is found at the pubic symphysis. इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो वर्टिब्रे होते हैं, वर्टिब्रे के अंदर जो डिस्क होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वहां पे ये फिब्रोकार्टिलेज पाया जाता है. टेंडन्स में भी हमें ये कार्टिलेज पाया जाता है. पोर्शन ऑफ द टेंडन्स, कुछ टेंडन्स के कुछ पोर्शंस में डेट इंसर्ट इनटू द कार्टिलेज. नाउ द फंक्शंस ऑफ द फिब्रोकार्टिलेज, जितने भी टाइप के कार्टिलेज है तीनों का एक फंक्शन तो सेम ही होगा, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन. सपोर्ट टू द जॉइनिंग स्ट्रक्चर्स एंड दे जॉइन द स्ट्रक्चर्स टुगेदर आल्सो, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ आल्सो एंड रिजिडिटी, जिसकी वजह से दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ द कार्टिलेज. Fibrocartilage, weakest type of the cartilage is the hyaline cartilage, while the strongest type of the cartilage is the fibrocartilage. Next type of the cartilage is elastic cartilage. Elastic cartilage also has the chondrocyte cells which are again found in the lacunae, but here these elastic fibers are present. कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते इलास्टिक कार्टिलेज के अंदर, इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे भी इलास्टिक कार्टिलेज में भी पेरिकॉन्ड्रियम की जो वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है. सो दिस इज द पेरिकॉन्ड्रियम वॉल दैट इज प्रेजेंट इन इलास्टिक कार्टिलेज. द थ्रेड लाइक दिस fibers are the elastic fibers which are attached to the perichondrium wall. These is the lacunae that contain the chondrocyte cells, and this is the nucleus of the chondrocytes. Locations की बात करें, lid on the top of the larynx. larynx के टॉप पे एक lid होता है, that is called the epiglottis. तो वहां पे भी elastic cartilage होता है. पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर दैट इज कॉल्ड द ऑरिकल. तो जो ये ईयर का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, दिस इज ऑरिकल. यहाँ पे भी दिस इज नॉट द ऑरिकल, जो आउटर पार्ट होता है ईयर का ऑरिकल, दिस इज ऑरिकल. तो यहाँ पे जो आउटर पार्ट होता है कार्टिलेज का, दिस ऑल्सो कंटेन द इलास्टिक कार्टिलेज. एंड ऑडिटरी ट्यूब्स और द स्टिचियन ट्यूब्स में भी इलास्टिक कार्टिलेज होता है. जो ईयर ट्यूब होती है ना, ईयर के अंदर ऑडिटरी ट्यूब्स होती है, वहां पे इलास्टिक कार्टिलेज होता है. Functions of the elastic cartilage. Elastic cartilage provides the strength and the elasticity, maintain the shape of the certain structure. Elastic fibers and the elasticity provide करते हैं, हर स्ट्रक्चर की शेप को मेंटेन करके रखते हैं, उसको चेंज नहीं होने देते. So these are all the 3 types of the cartilage. Now next type of the supporting connective tissue is the bone. Now the bone tissue. अगर हम अपनी बॉडी के स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, कार्टिलेज, जॉइंट्स एंड द बोन्स. These all 3 components make up the skeletal system. Now the skeletal system works with the skeletal muscles to generate the movement. जब बोन्स हैं या जॉइंट्स, कार्टिलेज, ये तीनों यानी कि टोटल स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल मसल्स के साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करता है, तब हमारे हैंड फीट मूवमेंट कर पाते हैं. सो द स्केलेटल मसल्स वर्क विद द स्केलेटल सिस्टम एंड जनरेट द मूवमेंट. बोन्स के अंदर क्या क्या होता है, अगर हम कंपोजिशन की बात करें बोन्स की, तो बोन के अंदर बोन टिश्यू या ओशियस टिश्यू होता है. बोन ऑल्सो स्टोर द कैल्शियम एंड द फोस्फोरस. जो बोन टिश्यू होता है इसी के अंदर कैल्शियम एंड फोस्फोरस होता है. बोन ऑल्सो हैज द रेड एंड द येलो बोन मैरो. हाउसेस रेड एंड द येलो बोन मैरो. जो रेड बोन मैरो है उसका क्या फंक्शन होता है, टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स. और येलो बोन मैरो का क्या फंक्शन होता है, टू स्टोर द फैट. सो इट इज दिस इज अ triglyceride. So the yellow bone marrow are the storage site of the triglycerides or the fat. तो बोन के अंदर कैल्शियम फोस्फोरस होते हैं जो कि बोन टिश्यू के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. कैल्शियम फोस्फोरस. बोन ऑल्सो हैज रेड एंड द येलो बोन मैरो.
This covering of the bone is the periosteum, and apart from the periosteum, the bone also has the endosteum. So this is the whole, we can say, the diagram of the bone tissue. We can see the different compositions of the bone tissue. यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पॉन्जी बोन्स प्रेजेंट है, बोन, ये जो बोन है यहाँ पे। तो बोन जो टिश्यू होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉम्पैक्ट बोन और एक स्पॉन्जी बोन। जो स्पॉन्जी बोन होते हैं वो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं और स्पॉन्जी बोन के आउटसाइड कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होते हैं। सो दिस स्पॉन्जी बोन्स आर प्रोटेक्टेड और कवर्ड बाय द कॉम्पैक्ट बोन। इसके चारों तरफ यहाँ पे दिस ऑल दे हैव द कॉम्पैक्ट बोन, दिस इज, और आउटर साइड दे हैव, यहाँ पे जो टिश्यू होगा दे हैव द कॉम्पैक्ट बोन। This is the yellow bone marrow which store the triglycerides. There is the red bone marrow which produces the blood cells. Next is the types of the bone. Bones are of the two types, compact bone and the spongy bone. Compact bone. The compact bone is made up of the repeating units that is called the osteons. जो कॉम्पैक्ट बोन है वो ओस्टियन से मिलकर बनी है। ओस्टियन रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं बोन के, अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो हमें बहुत सारे ओस्टियन यूनिट्स देखने को मिलते हैं। तो जो बेसिक यूनिट होती है कॉम्पैक्ट बोन की, दैट इज एन ओस्टियन और द हैवर्शियन सिस्टम। ओस्टियन हैज द 4 पार्ट। ओस्टियन के 4 पार्ट्स होते हैं, लेमिले, लेक्यूने, कैनिक्यूली एंड द सेंट्रल कैनाल। हम बात करते हैं सेंट्रल कैनाल से। सो दिस इज द सेंटर में जो ये हम देख पा रहे हैं, दिस इज द सेंट्रल कैनाल जो सेंटर में प्रेजेंट होती है। सेंट्रल कैनाल हैज द ब्लड वेसल्स और नर्व्स। यहाँ पे सेंट्रल कैनाल के पास ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। लेमिले की बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा जो स्ट्रक्चर है, ब्लैक ब्लैक को छोड़ के ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है सेंट्रल कैनाल के बाहर, दीज आर ऑल द लेमिले पोर्शन। These are present as concentric rings, and now this lamella contains the calcium and the phosphate which give its hardness and the compressive strength. तो जो बोन है उसकी स्ट्रेंथ के लिए, उसकी हार्डनेस के लिए कौन सा पोर्शन रिस्पॉन्सिबल होता है? ओस्टिन। ओस्टिन के लेमिले पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस एंड द compressive strength of the bone. लेमिले ऑल्सो कंटेन द कोलेजन फाइबर। ये जो लेमिले पोर्शन है, दिस इज वोल लेमिले, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस वोल इज लेमिले। तो लेमिले पोर्शन के अंदर कोलेजन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं विच गिव द टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द बोन। तो जो बोन है उसके कॉम्पैक्ट नेचर के लिए लेमिले रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेमिने के बाद नेक्स्ट पोर्शन इज द लेक्यूने। Lacunae, these are, we can see this black spots, these are the lacunae portions, these are the spaces in the lamellae. Lamellae के अंदर जो हमें black spaces दिखाई दे रहे हैं, these are the lacunae which are the small spaces between the lamellae, and these contain the mature blood cells called the osteocytes. जैसे कि कार्टिलेज के अंदर कौन से टाइप की सेल्स पाई जाती थी? कॉन्ड्रोसाइट्स। इन द सेम वे जो बोन है, चाहे कॉम्पैक्ट बोन हो या स्पॉन्जी बोन हो, बोन के अंदर कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं? ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लेक्यूने के अंदर। कार्टिलेज के अंदर भी जो कॉन्ड्रोसाइट्स थे वो कहाँ पे प्रेजेंट थे? लेक्यूने के अंदर। बोन के अंदर भी दीज ओस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट विद इन द लेक्यूने। दिस इज वॉल अ लेक्यूने। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये लेक्यूने है, यहाँ पे हम देख पाए बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है यहाँ पे। अब लेक्यूने के अंदर ये जो सेल है ये क्या है? ओस्टियोसाइट सेल्स है। एंड नाउ दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द ओस्टियोसाइट सेल। नेक्स्ट पार्ट इज द कैनिक्यूली व्हिच इज अ नेटवर्क ऑफ द माइन्यूट कैनाल कंटेनिंग द प्रोसेस ऑफ द ओस्टियोसाइट। तो जो ओस्टियोसाइट सेल है, इस ओस्टियोसाइट सेल से कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं व्हिच एंटर इनटू द लेमिले, जो कि ओस्टियोसाइट सेल से रिलीज होती हैं और वो लेमिले के अंदर एंटर करती हैं। सो दिस इज हम कह सकते हैं एक नेटवर्क, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं लेमिले को ओस्टियोसाइट तक। तो लेमिले और ओस्टियोसाइट के बीच में जो एक नेटवर्क होता है वो किसके द्वारा कनेक्ट किया जाता है? जो नेटवर्क प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा होता है? कैनिक्यूली व्हिच आर द कैनाल्स। कैनिक्यूली आर द कैनाल्स which contain the projections of these osteocytes. So the canal projected from the lacunae
लेक्यूने से ये निकलती हैं और किस में एंटर करती हैं, लेमिले में। The canaliculi provides the route for the nutrients to reach the osteocyte and for the waste to leave them. तो जो कैनाल्स होती हैं ये एक रूट प्रोवाइड करती हैं कि सेल्स को न्यूट्रिशन भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं, लेमिले से इन कैनाल्स के थ्रू होते हुए वो ओस्टियोसाइट सेल्स तक पहुंचते हैं। अब वो कुछ वेस्ट जो सीक्रेट करती है ओस्टियोसाइट सेल्स, वो कैसे रिलीज होता है इन सेल से, वो भी इन कैनाल्स के थ्रू ही रिलीज होता है। सो दे प्रोवाइड अ रूट फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द ओस्टियोसाइट एंड वेस्ट टू लीव from the osteocyte cells. Next type of the cell is the next type of the bone is the spongy bone. Now the spongy bone lacks the osteons. Spongy bone के अंदर जो repeating units osteon है वो नहीं होती। osteon जो repeating units है वो compact bone के अंदर होती हैं। spongy bone के अंदर जो repeating units होती हैं वो होती हैं trabeculae. These are the trabeculae. This cylindrical like structure. These are the repeating units. बार बार repeat हो रही है ना ये units. So these are the trabeculae which are the repeating units in the spongy bone. The spongy bone is always located in the interior of the bone that is protected by the compact bone. So this is a bone. तो इस बोन का जो इंटीरियर पार्ट होगा यहाँ पे जो स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होगी, इसके आउटसाइड कॉम्पैक्ट बोन होगी। तो जो स्पॉन्जी बोन होती है वो हमेशा इंटीरियर में प्रेजेंट होती है, कॉम्पैक्ट बोन इसको प्रोटेक्ट करके रखती है। स्पॉन्जी जो बोन होती है वो बहुत लाइट होती है वेट के अंदर, जिसकी वजह से जो बोन का जो ओवरऑल जो वेट होता है वो कम हो जाता है। अगर यहाँ पे भी कॉम्पैक्ट बोन होगी तो वेट ज्यादा हो जाएगा बोन का, और ज्यादा वेट हो जाएगा तो मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। सो द स्पॉन्जी बोन टिश्यू इज लाइट विच रिड्यूसेस द ओवरऑल वेट ऑफ द बोन, और ओवरऑल वेट रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट इजिली हो पाती है। This reduction in weight allows the bone to move more readily when pulled by the skeletal muscles, जिसकी वजह से जो बोन है वो easily मूव कर पाती है जब skeletal muscles उसको पुल करते हैं। And in this way, by working in a coordinate manner, they generate the movement. अब जो ट्रेबिक्यूले होते हैं इनके अंदर स्पेसेस जो होते हैं वहां पे क्या प्रेजेंट होती है, रेड बोन मैरो इन द स्पेसेस दैट इज फाउंड इन द ट्रेबिक्यूले, वहां पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। स्पॉन्जी बोन के अंदर भी ओस्टियोसाइट सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं। ओस्टियोसाइट सेल्स लेक्यूने के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ ट्रेबिक्यूले। यहाँ पे एक ट्रेबिक्यूले का डायग्राम है जहाँ पे वी कैन सी हियर दीज आर द लेक्यूने सेल्स। नाउ दिस लेक्यूने सेल दे कंटेन हियर ओस्टियोसाइट. This is compared to lacunae. Lacunae contain this is the osteocyte cell. Now these are the canals or the network of the canal which is coming out of the lacunae. Lacunae से बाहर आ रही हैं ये canals और कहाँ पे lamellae के अंदर enter कर. This wall is the lamellae portion. This lamellae portion contain the lacunae. Within lacunae they have the osteocyte cells, and from the lacunae these canals are emerging out and entering into the lamellae. Now it consists of columns of the bone that is called the trabeculae which contain the lamellae. Trabeculae होती हैं spongy bone के अंदर, trabeculae के अंदर क्या होते हैं, lamellae होते हैं, osteocyte cells होती है, lacunae होते हैं और canals होती हैं, canaliculi. So this is the whole composition of the spongy bone. We can see it from the diagram also. So this area, this part is of the compact bone, और compact bone के बाद यहाँ पे spongy bone है। तो outer side compact bone होती है और anterior side क्या होती है, inner side spongy bone होती है. So these spongy bone are light in weight and protected by the compact bone. The spongy bone contains these trabeculae repeating units, while this compact bone contains these osteon as a repeating unit. This is one osteon, this is another osteon here, दिस इज अनदर ओस्टियन. तो यहाँ पे ये जो रिपीटिंग यूनिट्स है कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ये क्या है, ओस्टियंस. दिस ओस्टियन कंटेन दिस सेंट्रल कैनाल, जहाँ पे सेंट्रल कैनाल में क्या है, ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे लेमिले है, और फिर लेमिले के अंदर लेक्यूने contain the osteocyte cells. Osteocyte cells have their own nucleus, and from the osteocyte cells a certain canals called the canaliculi emerges out from the lacunae and enter into the lamellae portion. So this is the whole diagram of a bone.
लास्ट टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनकी कंपोजिशन कैसी होती है, लिक्विड कंपोजिशन होती है उनकी। तो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू एंड द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, ब्लड एंड द लिम्फ। ब्लड और लिम्फ will be studied in detail in the circulatory system. Here this is the overview of blood and lymph. So let's start with the blood. Blood is a connective tissue that has the liquid extracellular matrix. Blood के अंदर जो extracellular matrix होता है वो कैसा होता है, लिक्विड नेचर में होता है। तो ब्लड के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, एक तो लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स हो गया और दूसरा क्या हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर हम लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की बात करें तो जो लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा इज द लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही बहुत सारे डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं कि बहुत सारे सब्सटेंसेस डिसॉल्व होते हैं ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, गैसेस, आयंस। So these are the substances which are dissolved in the blood plasma, which is a liquid extracellular matrix. लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अलावा नेक्स्ट जो प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन टाइप की सेल्स आती हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को हम इथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द ब्लड सेल्स एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम। कि ब्लड तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, अगर ब्लड के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया है, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया वगैरह, तो उनको इनगल्फ करने का, उनको किल करने का काम किनका होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स का। सो दीज व्हाइट ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व इन द फैगोसाइटोसिस। सो इन दिस वे दे प्रोवाइड इम्यूनिटी ऑल्सो, वो फॉरेन पार्टिकल्स को किल करती हैं और हमें इम्यून करती हैं किसी भी होने से, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वगैरह से, एंड ऑल्सो responsible for certain allergic reactions. Last formed element of the blood is the platelets, जो कि blood clotting में help करती हैं। अगर कहीं से भी कट लग गया तो वहां से blood आना शुरू हो जाता है, तो वहां से उस blood को फ्लो होने से रोकने के लिए वहां पे वो क्लोटिंग, उस क्लोट कर देती है उसको, जिसकी वजह से वहां से वो ब्लड फ्लो नहीं होता। सो दे पार्टिसिपेट इन द ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इज लिम्फ। लिम्फ भी एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही होता है जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, जैसे कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। इन द सेम वे लिम्फ आल्सो फ्लोज थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ की कंपोजिशन अलग अलग होती है, बॉडी के अलग पार्ट के अंदर लिम्फ की कंपोजिशन अलग होगी, किसी दूसरे पार्ट के अंदर कंपोजिशन अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, the lymph leaving the lymph nodes includes the many lymphocytes. Lymphocytes is a type of the white blood cell, जो leukocyte है, इन्हीं का एक टाइप है lymphocyte. In contrast to lymph from the small intestine, which has the high content of the newly absorbed dietary lipid. अगर हम बात करें जो व्हाइट ब्लड सेल्स का एक टाइप है लिम्फोसाइट, तो जो लिम्फोसाइट होती हैं वो लिम्फ नोड से जो लिम्फ रिलीज हो रहा होता है, लिम्फ नोड में जो लिम्फ प्रेजेंट होता है वहां पे लिम्फोसाइट ज्यादा होती है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फ होता है वहां पे लिम्फोसाइट्स ज्यादा नहीं होती, वहां पे डाइटरी लिपिड्स ज्यादा होते हैं। सो कंपोजिशन अलग हो गई लिम्फ की, द कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ इज डिफरेंट। So this is all about today's lecture. In next class we will study with the different lecture.